आपका स्वागत है। मित्रों, आपने अपनी रिवाइज्ड आंसर की से पेपर मिलाया होगा, तो देखिए ज़्यादा नुकसान विद्यार्थियों को नहीं रहा है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन चेंज हुए हैं। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन भी है जिसका डेटा फॉल्स था और आपने प्रश्न को गलत किया था, वो मतलब कि आपके गलत जो है उसकी निगेटिव मार्किंग बची है। कईयों में आपके प्रश्न चेंज होने से बड़े हैं, तो लगभग मान के चलिए कि 2-3 क्वेश्चन का इजाफा विद्यार्थियों में हुआ है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने बताया कि नुकसान हो रहा है। तो मतलब सारे अगर प्रश्नों को देखा जाए, जैसे कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें प्रश्न को डिलीट करने का कोई मतलब नहीं था, चाहे वो यंग इंडिया वाला हो, चाहे पायराइट वाला हो, क्योंकि इस तरह के लगभग आंकड़े वाले जो प्रश्न होते हैं विद्यार्थियों के सही जाते हैं। तो जब ये इस तरह के प्रश्न गलत होते हैं और कई सारे ऐसे टफ प्रश्न जो आपने छोड़ दिए हैं, सॉल्व नहीं किए हैं, वो आयोग के द्वारा डिलीट कर दिए गए हैं, तो ये फ़ायदा पहुंचाते हैं मतलब कई सारे विद्यार्थियों को। क्योंकि किसी भी परीक्षा में जब 3-3.5 लाख विद्यार्थी बैठते हैं तो लगभग 5 से 7 हज़ार ऐसे विद्यार्थी मिल जाते हैं जिन्होंने अलग अलग प्रश्नों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू और नॉलेज में सॉल्व किया होता है, तो कई बार उनको ज़्यादा लाभ मिलता है। थोड़ा सा हम लोग कट ऑफ पे बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे मेंस की प्रिपरेशन पे बात करेंगे और जो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। मित्रों, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, थोड़ा टाइम लग गया मुझे क्योंकि तबीयत बीच में सही नहीं थी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी जो मुख्य परीक्षा है ये दिसंबर जनवरी में नहीं है, ये परीक्षा आपकी मार्च तक जारी है। तो आपके पास इतना भरपूर समय है कि आपको पूरी तरह से अपनी जो नींद है इससे उठ जाइए, क्योंकि 1-1.5 महीना पढ़ने से किसी विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि आप वे चीज़ों को पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, सिर्फ आंसर राइटिंग भर करने से थोड़ा ना सिलेक्शन होता है। आंसर राइटिंग में भी आपको पहले तो कंटेंट को आप डिलीवर कर पाएँ, ये बड़ा इशू है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि कंटेंट डिलीवरी के साथ फिर आपकी प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन भी आपकी कई तरीके से चेंज होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपने नैनो टेक्नोलॉजी का एक प्रश्न का उत्तर दिया, ठीक है, आपने उसमें डेटा पॉइंट दे दिए। दूसरी बार जब फिर से आपने नैनो टेक्नोलॉजी को लिखा तो आपने उसमें अच्छे मतलब डायग्राम फॉर्मेट या फिर एक कंटेंट फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश की, और जिसकी आपकी जो मतलब जो आपकी प्रेजेंटेशन थी काफ़ी अच्छी सटीक थी। क्योंकि मित्रों, कभी भी कई सारे मैं स्टूडेंट्स देखता हूँ कि फ्लो चार्ट के फॉर्म में 8-9 पॉइंट्स को दे देते हैं। तो कोशिश करिए कि जब आपको एक डायग्राम शेप देना है किसी नॉलेज का, किसी के कंपोनेंट्स टाइप या उसकी जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, विशेषताएं होती हैं, तो कोशिश करिए कि आप 3-4 पॉइंट से ज़्यादा डायग्राम में ना रखें, क्योंकि वो फिर इतना बल्कि हो जाता है कि पूरा पेज घेर लेता है और एग्जामिनर को भी लगता है कि आप पेज भरने के लिए खाली इसे थोप रहे हैं। आपका डायग्राम आपके कंटेंट को जस्टिफाई करता हुआ होना चाहिए, एग्जामिनर को लगे कि आपने एक्स्ट्रा एफर्ट बाकी विद्यार्थियों से दिया है। बशर्ते उसकी बजाय अगर कोई विद्यार्थी 7 पॉइंट दे रहा है बिल्कुल कोर, और उसने डायग्राम नहीं बनाया, वो आपसे ज़्यादा प्रश्न ले जाएगा, ज़्यादा मतलब कि प्रश्न में मार्क्स उठाएगा, क्योंकि भाई उसने मेन सारी चीज़ें दी हैं। लेकिन कोई विद्यार्थी मेन चीज़ों के साथ साथ एक 5x5 सेंटीमीटर के छोटे से बॉक्स में चीज़ों को दे देता है, जहाँ फिर मान लीजिए आप ओपनली भी किसी डायग्राम के 4 से 5 पॉइंट दे देते हैं, तो वो फिर आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स दिलवाता है। तो ये चीज़ें कब आती है, ये कहने में जितनी आसान लग रही हैं, प्रैक्टिकली अपने आंसर में लेके आने के लिए खास तौर पे 38 मार्क्स के प्रश्न में मित्रों आपको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। मैं आपको सही बता दूं, आपको राइटिंग लगता है कि यार 3 पेज ही तो हैं, अरे बस जाऊंगा पेन घुमा दूंगा। भाई पेन घुमाने से हो कहाँ रहा है? कितने सारे विद्यार्थी हैं कि 6-6, 7-7 मेंस दे चुके हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ। और कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने लगातार आंसर राइटिंग की, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव किया, PYQ क्वेश्चंस के अपने मॉडल आंसर बिल्डअप किए, उसके अलावा हमेशा अपने आप को हर महीने 100 से 150 प्रश्नों की फ्रेमिंग की है। तो वो जब भी उन्हें मौका मिलता है, एक या दूसरे अटैम्प्ट में वो लोग SDM DSP बड़े अच्छे पद पर पहुँच गए। तो हमारे सामने हर तरह के आंकड़े उपस्थित हैं, तो इन चीज़ों से आप ये सीख ले लीजिए। मैं मानता हूँ जिस विद्यार्थी का PT स्ट्रांग है, आराम से निकल रहा है, उन लोगों को हमेशा पूरे साल भर मैं कहता हूँ आपसे कि आप PT का 1.5 महीना छोड़िए, तो कम से कम 10 से 10.5 महीने हमेशा राइटिंग मतलब आप खुद प्रैक्टिस करिए, मॉडल आंसर पढ़ के खुद लिखिए, अपने दोस्तों से चेक करवाइए या किसी इनिशिएटिव को ज्वाइन करिए, पर आप अपने आप को आंसर राइटिंग की पूरी प्रोसेस में रखिए। मित्रों देखिए, जो सारे प्रश्नों में परिवर्तन आया है, मार्क्स भी बढ़े हैं, फिर भी यहाँ पर कटअप जो मैंने आपको बताई थी, जो एक सुरक्षित वाला फेज़ है, वो मेरा यहाँ पर 82 +-2 पे ही है कि भाई जो आपकी यहाँ पे कटअप है, ये बहुत लिस्ट अगर जाएगी तो ये 80 तक भी जा सकती है, लेकिन जो सुरक्षित है वो यहीं पे है। जिन विद्यार्थियों का 84-85 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका PT 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मतलब कटअप आपकी जो है 85+ नहीं जानी है, ठीक है। कटअप आपकी 85 से नीचे ही रहनी है, लेकिन ये कटअप बहुत नीचे भी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर ये आपका जो 83 से 85 है, ये वाला जो आंकड़ा है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। मैं यहाँ पे आपको सुरक्षित बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए 78-79 बोला जा सकता है, पर वहाँ पर PT नहीं होगा। और जो बिहार के स्टेट की महिलाएं हैं,
उनकी कट ऑफ काफ़ी कम देखने को मिल सकती है। ये हमें 72 तक भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पहली बार स्टेट की ही महिलाओं को उनके लगभग आपके 1/3 मतलब कि 33% सीटों के साथ लिया जाएगा। तो यहाँ पे पेपर भी टफ है। तो वैसे भी आप मान के चलिए कि अगर यहाँ पे 83-84 की कट ऑफ रहती तो इस 83 क्वेश्चन से कम यहाँ पे कट ऑफ हमें एक जनरल कट ऑफ भी हमें 75 तक महिलाओं की देखने को मिल जाती। पर महिलाओं की बात करेंगे तो ये 70 तक भी आपको देखने को मिल सकती है। जो स्टेट की महिलाएं हैं इनकी कट ऑफ 70 तक भी जा सकती है। और अगर ये यहाँ पे अपना स्कोर 73-74 की रेंज में है तो ये सेफ है, इनका पीटी हो जाएगा। कोई 75 है तो बहुत सुरक्षित है, उसे सोचने की आवश्यकता नहीं है। EWS कैटेगरी बाकी सब कैटेगरी की इसी रेशियो में आप देखिएगा कि जो हर बार मार्क्स रहता है उसमें आप उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन कम कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका एक सुरक्षित फेज़ है, मैंने आपको बता रहा हूँ कि वो आपका लगभग 84-85 यही प्रश्न सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। 84 के आसपास ये वाला आंकड़ा जो है ये आपके लिए सुरक्षित है, यहाँ पे आप मेंस लिखेंगे। बाकी मित्रों दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर आप अभी तक फॉर्म में नहीं आए हैं तो देखिए, कभी कोई त्यौहार होता है, आप घर जाते हैं तो 1 हफ्ता, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अगर कट ऑफ कर लेंगे तो आपको फिर से एक अच्छी रणनीति में पढ़ने के लिए 1 महीना फिर से जदोजहद करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक पोर्टल पे आपका नाम नहीं आता आप बेरोजगार हैं, आप अपने परिवार पे बोझ हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप वो बोझ उतारें, आप उनकी एसेट बने। लायबिलिटी कब तक बने रहना है आपको, आप एसेट बनिए अपने परिवार की। इसीलिए आपका हर दिन उधार है आपके मेंस पे जहाँ आपकी प्रक्रिया पे। मैं मानता हूँ आपका पीटी खराब हो चुका है, तो भाई पीटी खराब हो गया है, पर ये जो आपका पूरा फेज़ है, ये फेज़ किस लिए है? ये जो आपका पूरा फेज़ है, अगर मैं यहाँ से देखूँ भाई, ये जो नवंबर से लेके आपका इधर का पूरा फेज़ है आपके मई तक का, ये क्या है? ये पूरा मेंस के लिए है। और जिनका ऑलरेडी आपका मार्च में मेंस रहेगा उन लोगों को तो बहुत अच्छे से पढ़ना ही है। आपका हर दिन 10 से 12 घंटे जिसमें आप अपना नोट्स बनाइए, राइटिंग करिए। मैं मानता हूँ एक आइडल अगर आपको फॉर्मेट बोलूँ तो कम से कम भी आपको 25 पेजेस तक जाना चाहिए। इसमें आप चाहे 10 से 15 पेज में नोट्स बनाइए, चाहे आप 5 से 6 क्वेश्चन की फ्रेमिंग करिए। कम से कम आपके हाथों ने डेली 25 पेजेस की प्रैक्टिस अगर की है तो आपको कभी भी पेपर पूरा करने में समस्या नहीं आएगी। जो कीवर्ड्स हैं लिखते लिखते आपके बड़े सहज हो जाएंगे। कई बार मैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को देखता हूं कि वर्तनी और वाक्य संरचना इतनी गलत होती है कि एग्जामिनर इरिटेट हो जाए। आपके जर्नल सामान्य से शब्द बहुत गलत होते हैं, कई सारे प्रश्न, जिससे एग्जामिनर इरिटेट हो सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जब शब्दों को बार बार लिखेंगे तो वो शब्द आपकी उसकी वर्तनी और वाक्य संरचना ही सही नहीं होती, उसके साथ ही साथ उस शब्द को लिखने का आपका फ्लो भी बनता है। जैसे कई बार आप देखेंगे परिस्थितियां शब्द आप लिखेंगे तो जब आप सीधे डायरेक्ट एग्जामिनेशन में लिखने जाएंगे तो कई बार आप मात्राओं को लगाने का आपका ढंग सही नहीं होगा। लेकिन आप अगर लगातार लिखेंगे तो आपकी हिंदी में भी इंग्लिश की जैसा फ्लो आने लगता है लिखने का। आपने मान लीजिए कई विद्यार्थी हैं मात्राएं दो लगाते हैं, कई ऐसे करके दो कर देते हैं। तो ये सारा फ्लो आता है लिखते लिखते आपके अंदर, जिससे आपका ये जो माइक्रो सेकंड एक शब्द पे जो समय बचता है फाइनली जाते जाते 20 से 25 मिनट की आपको एज भी देता है जब आप लगातार राइटिंग करते हैं। तो कई सारे साइंटिफिक पक्ष है इस चीज़ के। तो मैं यहाँ पर आपको पूरा एक क्रक्स बताते हुए, देखिए मित्रों, हमने आंसर राइटिंग 1 नवंबर से फिर स्टार्ट की है। जो भी विद्यार्थी 85 क्वेश्चन पे हैं आप मतलब बिना किसी दबाव के ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपका पीटी नहीं रुकेगा। नीचे समस्या हो सकती है विद्यार्थियों को, तो वो थोड़ा रिजल्ट का वेट कर लें, जो कि आने वाला है। ज़्यादा डिले रिजल्ट नहीं होगा। 15 नवंबर तक तो रिजल्ट हमने देखना ही देखना है, तो अगले 10 दिन में आपका रिजल्ट आने वाला है। दूसरी बात है, देखिए कट ऑफ पे मैंने आपको बताया मित्रों कि देखिए ये सबका अपना एक मान होता है। तो मेरा व्यक्तिगत जो मेरी राय है कि यहाँ पे आपकी कट ऑफ जो है लगभग ये 84 का आंकड़ा सुरक्षित है। और जो लोग पहले से 86-87 पे बैठे हैं तो उनके अंदर किसी भी तरह का कुछ वो नहीं आना चाहिए। बाकी अब आप लोग अपना क्वेश्चन मिला भी चुके हैं तो लगभग मान के चलिए कि विद्यार्थियों को उससे प्रॉफिट ही हुआ है, ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है प्रश्नों को डिलीट या चेंज करने से। क्योंकि कई सारे प्रश्न डिलीट होने से +5 का तो वैसे भी बोनस मिला है और 2-3 गलत हुए, तो सबका ये प्लस हुआ है यहाँ पे। फिर भी मैं मानता हूँ कि 84 से 85 यही आपकी कट ऑफ है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है। और दूसरी बात है मित्रों, ये जो आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये जो स्वयं को प्रोसेस में रखें। ये प्रोसेस से मेरा मतलब यही है कि आप लोगों की दिनचर्या बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप लोग मतलब अगर आप शुरू में ज़्यादा नहीं लिखते, कम से कम एक क्वेश्चन की आप लोग फ्रेमिंग शुरू करें, वो भी 38 मार्क्स का जो आपका एक क्वेश्चन है, इसे कम से कम आप 5 पेजेस में लिखना शुरू करिए। धीरे धीरे इसे 2 प्रश्न तक लेके जाइए, 10 पेजेस तक। फिर इसके साथ 2 शॉर्ट क्वेश्चन जोड़ लीजिए। मैं मानता हूँ कि राइटिंग के तौर पर आपके 20 पेज और उसके अलावा नोट्स की फ्रेमिंग में आपके 10 पेज।
अगर आप ये 30 पेजेस के अराउंड या 25 पेजेस के अराउंड डेली आपकी कलम चल रही है तो आप राइटिंग पे अपना काम अच्छा कर रहे हैं। वर्तनी वाक्य संरचना डेटा वो आपका जो हाथ है ना, हाथ और ब्रेन की मसल मेमोरी एक हो जाएगी। पर इसके अलावा अब ये सारा काम करने में आपको लगेंगे 4 घंटे के आसपास। उसके अलावा 4 से 5 घंटे आप चीज़ों को पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप उसके नोट्स बनाइए। सीधा चीज़ों को मत लिखिए, पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कम से कम 2 रीडिंग के बाद ही तीसरी रीडिंग में आप मतलब उसके नोट्स बनाने की सोचिए। क्योंकि फिर होता क्या है कि जब कोई प्लेयर कम से कम 5 ओवर 30 बॉलें खेल लेता है तो उसे बॉल बहुत सही से दिखती है। जो 10 से 12 ओवर खेल जाता है उसको बॉल जो है फुटबॉल के टाइप से दिखने लगती है। तो यही नोट्स के साथ है। जब आप 2 रीडिंग बहुत अच्छे से दे देंगे तो तीसरी रीडिंग में आप उसके फिर बहुत ही अच्छे अच्छे जो कोर पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को राइट डाउन करेंगे, जो कि आपकी आंसर राइटिंग की क्वालिटी को भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेगा। तो मित्रों, हमने आंसर राइटिंग का ग्रुप स्टार्ट किया है। अभी एक ही टेस्ट हुआ है, नेक्स्ट टेस्ट आपका 6 तारीख को है और सारी चीज़ें हमने चैनल पे बताई हैं। बाकी आप सभी को जो कल न्यूज़ थी कि भाई महिलाओं ने वर्ल्ड कप जीता है, तो ये एक इतिहास रचने वाली मतलब बहुत बड़ा इवेंट है। तो आप सबको इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ, क्योंकि हमारे देश का जो 50% हिस्सा है महिलाएं, ये उनके विकास को काफ़ी ज़्यादा तय करेगा। क्योंकि जितनी भी ये प्लेयर्स हमारी जहाँ जहाँ से भी हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में अब और भी परिवार जो हैं वो चाहेंगे कि उनकी बच्चियाँ स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटी में आगे जाएं। क्योंकि जब इस तरह की ट्रॉफियाँ आती हैं और बीसीसीआई का जिस तरह का उन्हें पुरस्कार दिया है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं सभी लोगों को। तो बाकी मित्रों, आप जहाँ भी हैं सारे काम बहुत सही हैं, बस आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ काम कीजिए। धन्यवाद।